हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लैडिस्टिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही टफ टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें 99% स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। ठीक। तो बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की फिफ्थ यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 5। ठीक है, जिसका नाम है मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टेक्सोनोमी। फेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फेनेटिक्स, ठीक। इसका पीडीएफ भी आपको शायद मिल गया होगा। अभी मैं चेक करूंगा इस लेक्चर के बाद में। नहीं मिला होगा तो इन दोनों का साथ में ही मिल जाएगा। आज हम क्लैडिस्टिक की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से शॉर्ट नोट और क्वेश्चन एमसीक्यू खूब ज़्यादा बनते हैं, और इसको समझना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है आज की आपकी। ठीक, अगर इसको समझ गए, समझ लो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है क्लेडिस्टिक की उसके बारे में बताते हैं। क्लेडिस्टिक क्लेडिस्टिक जो है, ये एक्चुअल में क्या है। ये है फाइलोजेनेटिक सिस्टेमेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टेमेटिक क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टेमेटिक। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम एवोल्यूशनरी कैरेक्टर देखेंगे। इवोल्यूशनरी कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक। एंसिस्ट्री देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? एंसिस्ट्री। अभी आगे समझाएंगे, चीजें मस्त समझ में आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें फेनेटिक्स की, तो फेनेटिक्स में हमने क्या बताया था? इसमें हम ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं। ओवरऑल ओवरऑल सिमिलरिटी देखी जाती है। सिमिलैरिटी। ठीक। और ये इसमें फाइलोजेनी नहीं देखते हैं। फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइलोजेनी नहीं इंक्लूड की जाती है। केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक। और जितने ज़्यादा कैरेक्टर इसमें इंक्लूड करोगे उतना ज़्यादा बेटर क्लासिफिकेशन होगा। अकॉर्डिंग टू क्लेडिस्टिक्स में फाइलोजेनेटिक सिस्टेमेटिक यूज होगी, एवोल्यूशनरी जो कैरेक्टर होंगे वो यूज होंगे, और इंसिस्टरी देखी जाएगी। ये जो कैरेक्टर हैं दो टाइप के होते हैं, ये समझिए बस। क्लेडिस्टिक का सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है। पहला जो होगा वो होगा इंसिस्टर कैरेक्टर। एंसिस्टर कैरेक्टर कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर होगा डिराइव कैरेक्टर। कैसा? डिराइव्ड कैरेक्टर। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों का इवोल्यूशन किससे हुआ है? भाई इवोल्यूशन अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे इवोल्व हुए हैं? अभी बताओगे आप चिंपैंजी से। ठीक है, लेकिन चिंपैंजी भी तो मैमल्स हैं। अगर हम पूछे आपसे कि जो मैमल्स हैं, मतलब स्तनधारी मैमल्स का इवोल्यूशन किससे हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स एवीज बताओ, रेप्टाइल्स बताओगे ना। तो रेप्टाइल से हुआ। रेप्टाइल में हेयर पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। इधर समझिए अच्छे से। रेप्टाइल जो होते हैं, जैसे रेप्टाइल जिसको सरीसृप बोलते हैं हिंदी में, जिसमें स्नेक आते हैं। क्या आते हैं? स्नेक, सांप। सर्प जो होता है, सांप तो देखे ही होंगे आप लोग, स्नेक देखे हो ना। उसके ऊपर जो त्वचा होती है स्केली स्किन होती है। कैसी होती है? स्केली स्किन होती है। जो उनकी त्वचा होती है उसमें स्केल पाए जाते हैं। उसमें हेयर नहीं प्रेजेंट होते। होते हैं? नहीं होते? नहीं होते। अगर हम बात करें रेप्टाइल से, अगर मैमल्स की एवोल्यूशन हुआ है मैमल्स का, तो इसमें तो हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर्स। तो ये जो हेयर्स हैं, ये एक डिराइव कैरेक्टर। कैसा है? डिराइव कैरेक्टर। क्योंकि ये जहां से मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ वहां पे रेप्टाइल्स में हेयर नहीं प्रेजेंट थे। बॉडी के ऊपर हेयर, हमारे तो भाई बड़े बड़े हेयर है ना, समझ रहे हो। पूरे बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं। मैमल्स जो हैं इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। आई हैव हेयर, आई हैव मेमोरी ग्लैंड।
भले ही वो ज़्यादा डेवलप नहीं है लेकिन हैं तो। भाई मैं जैसे कि मेल फीमेल दोनों में तो मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, फीमेल में एक्टिव होती हैं, डेवलप्ड होती है, हम लोगों में नहीं डेवलप है लेकिन मेमोरी ग्लैंड तो हैं। तो मैमल्स जो होते हैं इसमें मेमोरी ग्लैंड और हेयर ये दोनों डिराइव कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले का जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर मतलब जहाँ से इवोल्व हुए हैं रेप्टाइल्स, इसमें ना तो मेमोरी ग्लैंड थी ना तो हेयर थी। अगर हम बात करें हर्ट की, किसकी बात करें? हर्ट की, तो हर्ट तो रेप्टाइल्स में भी था और इसमें भी है। तो ये कैसा कैरेक्टर हुआ? ये हुआ आपका कैसा कैरेक्टर है? ये डिराइव नहीं है, ये दोनों हेयर और मेमोरी ग्लैंड डिराइव कैरेक्टर है। हर्ट इससे पहले भी रेप्टाइल्स में भी था और आप में भी है, तो ये कैसा है? ये होगा आपका एंसेस्टर कैरेक्टर। तो क्लेडिस्टिक में हम दो टाइप के कैरेक्टर की बात करेंगे, एक एंसेस्टर कैरेक्टर, एक डिराइव कैरेक्टर। एंसेस्टर कैरेक्टर मतलब जहाँ से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, जहाँ से उसका एवोल्यूशन हुआ है, अगर वही कैरेक्टर सेम है तो उसको हम एंसेस्टर कैरेक्टर बोलते हैं। अगर कोई नया कैरेक्टर आ गया है तो उसको डिराइव कैरेक्टर बोला जाता है। ठीक, तो इसमें हम फाइलोजेनी यूज करते हैं, क्लेडिस्टिक में मोलिकुलर डाटा भी यूज करते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको एक लग गया होगा। आज क्लेडिस्टिक के बारे में पूरा एकदम पीएचडी करा देंगे आपको। इसके अलावा फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक, फेनेरोग्राम और क्लेडोग्राम, इन सब में डिफरेंस बता देंगे एकदम क्लियर कट। ठीक है, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं क्लेडिस्टिक के, मैं चीज़ों को समझाता चलूँगा, बाकी आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, जो मेन कंसेप्ट है उनको मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। क्लेडिस्टिक्स रिफर्स टू अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर ट्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन शेयर्ड ट्रीट। शेयर्ड ट्रीट मतलब ऐसा ट्रीट, ट्रीट मतलब कैरेक्टर, लक्षण जो शेयर कर रहे हो उस पे बेस्ड होता है। अभी आगे समझाएंगे। ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली ग्रुप्ड बाय हु क्लोजली रिलेटेड दे आर एंड दस क्लेडिस्टिक कैन बी यूज टू ट्रेस एंसेस्टर बैक टू शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर एंड द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरीके से एवोल्यूशन में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर आए, उन सब पे बेस्ड होता है। इसकी अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है क्लेडिस्टिक, क्लेडिस्टिक एनालिसिस एंड स्पेसिफिक मेथडोलॉजी फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन 1960s बाय विली हेनिंग, रिफर्ड टू एज फाइलोजेनेटिक सिस्टेमेटिक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लेडिस्टिक एनालिसिस और स्पेसिफिक मेथडोलॉजी को हम कलेक्टिवली फाइलोजेनेटिक सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फाइलोजेनीज यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड मोलिकुलर डाटा टू विजुअलाइज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज। मतलब ये एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसमें फाइलोजेनी को यूज किया जाता है, फिर हम मॉर्फोलॉजिकल और मोलिकुलर डाटा को यूज करके जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको देखते हैं, और जो स्पीसीज में रिलेशनशिप होता है, दो प्रजातियों के बीच में जो संबंध होते हैं उसको हम यहाँ से निकाल पाते हैं। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम आपको सीधा कंसेप्ट पे लेकर चलते हैं और कंसेप्ट की बातें करते हैं। ये है क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम मतलब जिसमें हम क्लेडिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्लेडोग्राम बोलते हैं। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या है, क्लेडोग्राम। ठीक, यहाँ पे समझिए, देखो कई सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। एंसिस्टर विद क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लिखा है, कहने का मतलब समझ रहे हो? एंसेस्टर विद क्लोरोप्लास्ट मतलब एंसेस्टरल कैरेक्टर। क्योंकि अब देखिए ये है मॉसेस, मॉस किस में आते हैं? मॉस आते हैं ब्रायोफाइट में। किस में? ब्रायोफाइट्स में आते हैं। मॉसेस पढ़ाया है ना सेकंड सेमेस्टर में भैया। फर्न, फर्न किस में आते हैं? टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में आते हैं फर्न। कोनीफर्स किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में। किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म, पढ़े हो ना, अनावृत बीजी कोनीफर्स। अरे भाई ये निडिल लाइक लीफ दिख रही है, ये कोन दिख रहा है, ये किसका कोन है? शंकु। कोन किस में पाया जाता था? पाइनस, याद है या भूल गए? पाइनस में इस तरीके से निडिल लाइक लीफ होती थी और एक कोन होता था। ये लिली है मतलब मोनोकोट्स,
तो ये आ गया आपका एंजियोस्पर्म। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना। एंजियोस्पर्म, तो हम कहाँ से स्टार्ट किए? ब्रायोफाइट से, मॉस, फिर उसके बाद में फर्न आए, फिर कोनीफर, फिर लिली। मतलब ये एवोल्यूशन दिखाया गया है। मॉसेस के बाद में फर्न आए, फर्न के बाद कोनीफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद में लिलीज आई, लिली मतलब एंजियोस्पर्म आए। तो इन सब में कॉमन क्या है भाई? सभी हरे हैं। तो इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट सब में है। तो ये एक इंसेस्टरल कैरेक्टर है। क्या है? इंसेस्टरल कैरेक्टर। अब ये जो नोड दिखाई हुई, नोड मतलब जहां से ब्रांचिंग हो रही, एक बात समझो, मॉस जो होते हैं, मॉसेस, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं भाई। ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल होगा? वेस्कुलर बंडल होगा? वेस्कुलर बंडल नहीं होगा इसमें। वेस्कुलर टिश्यू होंगे? नहीं होंगे। अब देखो अच्छे से समझना, मॉस से इवोल्व हुए फर्न, लेकिन फर्न के अंदर वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं। फर्न कहाँ से डिराइव हुए? मॉस से। मॉस में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, फर्न में वेस्कुलर टिश्यू आ गए। मतलब ये डिराइव कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? डिराइव। मॉस में क्लोरोप्लास्ट है, यस। फर्न में है, यस। तो ये इंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि भाई ये इसके इंसेस्टर में भी पाया जा रहा है। फर्न जहां से इवोल्व हुआ है मॉस से, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब आगे बात करिए, फर्न से इवोल्व हुए कोनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू हैं, यस। तो अगर हम कहें कि कोनिफर में वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, तो वेस्कुलर टिश्यू जो होगा ये क्या होगा? कोनिफर और फर्न के बीच में अगर हम बताएं वेस्कुलर टिश्यू का क्या रिलेशन है, तो वेस्कुलर टिश्यू एक इंसिस्टर कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि फर्न में भी वेस्कुलर टिश्यू हैं और कोनिफर में भी हैं, तो ये इंसेस्टरल कैरेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सीड की, तो क्या सीड फर्न में होते हैं? नहीं होते हैं। इसमें वेस्कुलर सिलेंडर तो है वेस्कुलर टिश्यू, लेकिन सीड जो होते हैं, बीज, वो फर्स्ट टाइम किस में आए थे? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म से पहले जो टेरिडोफाइट हैं फर्न, इसमें सीड नहीं थे। तो ये जो सीड है ये कैसा कैरेक्टर है? डिराइव कैरेक्टर है। इसी तरीके से अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, किसकी? एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स आए थे फर्स्ट टाइम। क्या आए थे? फ्लावर्स। तो ये, अब कोनिफर में तो फ्लावर है नहीं, सीड इसमें भी है, एंजियोस्पर्म में भी है। तो सीड तो एंसेस्टर कैरेक्टर है, लेकिन एंजियोस्पर्म जो लिली, इसमें देखो फ्लावर दिख रहे हैं, लेकिन पाइनस जो जिम्नोस्पर्म है इसमें फ्लावर नहीं है। इसलिए ये जो डिराइव कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का डिराइव कैरेक्टर क्या है? फ्लावर्स। तो आई होप ये चीज आपको मस्त समझ में आ गई होगी कि इंसेस्टर कैरेक्टर और डिराइव कैरेक्टर क्या होते हैं। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को शेयर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि आपस में शेयर किए होते हैं। ठीक, जो इनके पास था वो इनके पास शेयर कर दिए, और जो नया ट्रीट बनता है, नया कैरेक्टर आता है, उसको हम डिराइव कैरेक्टर बोलते हैं। तो इतनी बात अगर समझ में आई तो हम आगे बात करते हैं। ठीक, कुछ टर्म होते हैं इसमें जिनको समझना परम आवश्यक है। ठीक, टर्मिनोलॉजी। क्लेड क्या होता है भाई? वही क्लेड जो बता रहे थे ना, उसी को क्लेड बोलते हैं। देखो ये एक क्लेड है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक क्लेड है, बट ये क्लेड नहीं है। क्यों? ये सब क्लेड होंगे, क्योंकि क्लेड भाई देखो कॉमन यहाँ से निकले हुए हैं ना, तो ये क्लेड एक ही में रहेंगे, ये अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगे, ये क्लेड नहीं है, नॉट अ क्लेड। तो ये चीजें समझो। ठीक, ये सब आपके पढ़ने के लायक चीजें हैं, इसको पीडीएफ में पढ़ना। जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके डेवलप कर दें। ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें पॉइंट देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर अभी डिफरेंस भी करवा देंगे जहाँ से और ज़्यादा फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक आपका बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। क्लेडिस्टिक डाटा इज आल्सो यूज टू क्रिएट क्लेडोग्राम which consist of diagrams proposing a hypothesis of phylogenetic relationship between species based on shared characteristic। तो क्लेडिस्टिक डाटा को हम यूज करते हैं क्लेडोग्राम बनाने के लिए। क्लेडोग्राम क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि क्लेडोग्राम क्या होता है। जो डायग्राम आपको समझा रहे थे मोसेस और फर्न वाला, वो क्लेडोग्राम ही तो था। which consist of diagram proposing a hypothesis of phylogenetic relationship बिटवीन स्पीसीज। तो देख रहे थे ना, वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके बीच में क्या शेयर्ड कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में ये क्लेडोग्राम बताता है। अगला पॉइंट है
Depending on a given data set, the resulting cladogram may differ. For example, a cladogram based purely on morphology trait may produce different results from one constructed using genetic data. मतलब अगर सिर्फ आप मार्फोलॉजिकल डाटा को यूज करके, मार्फोलॉजिकल ट्रीट मतलब मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाह्य लक्षण जो हैं, आकारिक लक्षण, उनको यूज करके क्लेडोग्राम बनाओगे तो दूसरे टाइप का आएगा। और जो जेनेटिक डाटा, मोलिकुलर डाटा यूज करके बनाओगे क्लेडोग्राम तो वो डिफरेंट हो सकता है। सेम स्पीसीज का डिफरेंट डिफरेंट क्लेडोग्राम पॉसिबल है। अगला पॉइंट है टुडे हाईली एडवांस computational method permit the use of multiple data sets to construct more accurate क्लेडोग्राम। तो कई सारी चीज़ों को आपस में मैच करके बनाते हैं। अभी इसका जो मैथमेटिकल चीज़ें होती है इसमें यूज होते हैं उसको भी समझाएंगे, क्योंकि टेबल बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। Careful scientific analysis is required to relationally determine which cladogram may be more correct representation than others। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई गई है। ठीक। एपोमॉर्फी, एपोमॉर्फी मतलब देखो, एपोमॉर्फी है, प्लेजियोमॉर्फी है, आउटो आउटेपोमॉर्फी, होमोप्लेजी, सेने सेनेपोमॉर्फी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। देखो एपोमॉर्फी क्या होता है? एपोमॉर्फी मतलब बिल्कुल सेम कैरेक्टर होंगे, इन दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, बट इन दोनों के नहीं है ना, तो इन दोनों के हैं। भाई देखो ये नोड नोड मिल रही है ना, ये एक ही जगह से निकले हुए हैं, तो ये सेम कैरेक्टर वाले हैं। ये दोनों सेम कैरेक्टर वाले नहीं हैं, इसलिए प्लेजियोमॉर्फी शो करेंगे। क्या शो करेंगे? प्लेजियोमॉर्फी। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, इसको देखना अलग अलग। देखो ये जो है, जो पूरा भरा हुआ सॉलिड दिखाया गया है आपको सर्कल, वो है डिराइव्ड ट्रीट के लिए, और ये है इंसेस्ट्रल ट्रीट के लिए। प्लेजियोमॉर्फी वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक, इसको समझना। हम आपको सीधा जो न्यूमेरिकल चीजें आती है, क्वेश्चन आता है, उसकी बात करते हैं। ठीक, और इस टाइम थोड़ा टाइम कम रहता है, इसीलिए क्लासेस आप लोगों की ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ मैं। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपका सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, डोंट वरी। और जूलॉजी का भी एक हम टेस्ट लिए थे गूगल पे, तो आप लोगों में से लगभग 50 बच्चों ने दिया है थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का। उसमें हाईएस्ट नंबर जो है, एक है निकिता कुमारी गोपालगंज से, जिनका 40 में से 38 नंबर है, और साक्षी सिंह का भी 40 में से 38 नंबर है। तो यही दो लोग टॉप किए हैं। ठीक है, बाकी आपको मार्क वाइज, ठीक है, टॉप 10 या टॉप 20 लोगों का लिस्ट मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें आप लोग अपने अपने नंबर चेक कर सकते हो। और टेस्ट जितने भी होंगे आप लोगों को देना चाहिए, उससे ही पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो निकिता निकिता और साक्षी सिंह, ठीक है, इन दोनों लोगों के 38 नंबर हैं 40 में से, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और भी बहुत सारे लोगों ने, गरिमा गरिमा यादव के भी 36 नंबर हैं। ठीक है, तो गरिमा यदुवंशी, तो ये 3 लोग जो है टॉप किए हैं इसमें भाई। और बहुत ही अच्छी बात है कि भाई 40 में 38 नंबर आपके आ रहे हैं इस तरीके से, जितने उसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। ठीक, इतना टफ आपका पेपर भी नहीं बनेगा यूनिवर्सिटी में। अगर इतना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब बढ़िया नंबर लेके आओगे, 90 प्लस 95 प्लस तक पहुंचा सकते हो। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। लेक्चर एक बार में नहीं समझ में आया है, दोबारा से सभी लेक्चर देख लो, टाइम तो है ना आपके पास। स्पीड बढ़ा के रिवाइज करो बार बार, तभी ना क्वेश्चन सोल्व होंगे, वरना कैसे सोल्व हो जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फेनेटिक्स एंड क्लेडिस्टिक, और इस पे कैसे न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, डिफरेंस बिटवीन फेनेटिक्स एंड क्लेडिस्टिक। क्लेडिस्टिक और फेनेटिक्स में जो है क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे मान लो आपको टेक्सा दे दिए गए, और इधर आपको कैरेक्टर दे दिए गए।
कैरेक्टर। टेक्सा समझते हो, मतलब टेक्सा, टेक्सा, अरे टेक्सा किसी ग्रुप को बोलते हैं, क्लेड या टेक्सा किसी ग्रुप को बोला जाता है, ठीक। अब कैरेक्टर में मान लो कई सारे कैरेक्टर दिए गए आपको, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर मान लो जैसे कि हेयर हो गया। अब हेयर में भी कैसे कैसे हेयर हो सकते हैं, या आपके स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं या करली हो सकते हैं। आई कलर दे दिया गया, अलग अलग कलर के होते हैं ना, सबके अलग अलग होता है कलर। इसी तरीके से तीसरा कलर, जैसे कि तीसरा जो कैरेक्टर है स्किन कलर दे दिया गया, स्किन कलर अलग अलग टाइप का होता है। तो इस तरीके से आपको 5 कैरेक्टर दिए गए हैं, इधर टेक्सा ए, बी और सी, 3 ग्रुप दिए गए हैं, ठीक। इसमें कुछ डाटा आपको दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको एवोल्यूशनरी ट्री बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक दोनों का एवोल्यूशनरी ट्री बनाना होगा, ठीक। या बना बनाया होगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे इसमें गलत करके आते हैं, इसलिए आपसे गलत ना हो, आप केयरफुली इसको बनाएंगे साथ में और सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो दोबारा फिर से आप लेक्चर देख लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमने कुछ डाटा इसमें ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक। इस तरीके से देखिए, ये सभी कैरेक्टर हैं और इधर आपके ए बी सी टेक्सा हैं 3। मान लो इसमें हमको दिया है 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तो और भी चीज़ें साथ में यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे आप, ठीक। अब 2 टेबल आपको दिए गए हैं यहाँ पे बनाने को, एक है फेनेटिक्स का, फेनेटिक्स, और दूसरा है क्ले डिस्टिक, क्ले डिस्टिक। इनके ट्री बनाना है। तो देखो फेनेटिक्स में हम ओवरऑल सिमिलरिटी देखते हैं। अब यहाँ पे आपके कैरेक्टर दिए हुए हैं, मान लो पहला कैरेक्टर है हेयर, तो हेयर स्ट्रेट और करली 2 टाइप के हो सकते हैं। 0 दिखाया मैंने, मतलब मान लीजिए आप करली हैं या स्ट्रेट हैं, एक को हमने करली से दिखाया। तो यहाँ पे देखिए ए और बी में, ए और बी में सेम है या नहीं, नहीं है। ए और सी में 0 0, मतलब ए का भी कर ली, बी का भी कर ली। बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से सेकंड वाला जो कैरेक्टर है, मान लो हमने स्किन कलर ले लिया, तो ब्लैक के लिए 0 और ब्लैक के लिए 0 और थोड़ा ज्यादा शाइनी है आपका, तो फर्स्ट एक कर दीजिए उसके लिए। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर ले सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। तो ये 3 4 5 कैरेक्टर हैं, इधर आपको टेक्सा दिए हुए हैं, इसमें मैच कराना है। तो फेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं भाई, फेनेटिक्स में तो ओवरऑल ओवरऑल सिमिलरिटी देखी जाती है, सिमिलरिटी देखी जाती है। तो देखो बी और सी के बीच में कितनी सिमिलरिटी, यहाँ पे देखिए, देखो बी और सी के में एक तो ये सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलर है। दूसरा कैरेक्टर नहीं सिमिलर है, क्योंकि यहाँ तो सिमिलर है बट यहाँ नहीं सिमिलर है। तीसरा कैरेक्टर ये भी सिमिलर नहीं है, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 1। तो बी, ए और सी में अगर देखा जाए, ए एंड सी में सिर्फ एक कैरेक्टर मिल रहा है, 5 में से एक कैरेक्टर सिमिलर है। वही बात करें हम बी और सी की, बी एंड सी, तो बी और सी में क्या कितने सिमिलर हैं भाई, ये 1 है, यहाँ 0 है, 1 1, तो ये तो एक मैच कर गया, ठीक। ये एक मैच कर गया, बाकी कोई नहीं मैच कर रहे हैं। बी में सब 0 0, एक सी में 1 1 है, तो एक भी इसमें मैच किया, मतलब एक सिमिलर है। ओवरऑल 5 कैरेक्टर में से सिर्फ एक कैरेक्टर बी और सी में सिमिलर है। ए और बी की बात करें, ए एंड बी, टेक्सा ए एंड बी में कितने हैं। अब यहाँ देखिए, ये 2 छोड़ दो तो बाकी ये जो 3 है, तीनों ए और बी में मिल रहे हैं, मतलब 3/5 कैरेक्टर सिमिलर हैं। तो फेनेटिक्स में अगर हम बात करें, इस डाटा के अनुसार अगर ट्री बनाना है आपको, ठीक, तो फेनेरोग्राम कैसे बनाओगे, फेनेरोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, अगर इस डाटा को यूज करके आप बनाओगे फेनेरोग्राम तो कैसा बनेगा भाई। देखिए ए और बी जो हैं ये सिमिलर कैरेक्टर हैं, कैसे हैं, बराबर कैरेक्टर रखने वाले। यहाँ भी 0 0, यहाँ 1 1 है, वो बात अलग है। लेकिन ये देखो, तो इस तरीके से आप इनको ड्रा करोगे, ये है ए और ये है बी।
लेकिन आपका सी जो होगा ये आउट होगा, ये आउट ग्रुप होगा। कैसा होगा? आउट ग्रुप। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। बात समझ में आई? यस। अब ये हो गया फेनेटिक्स। अगर हम बात करें क्लेडिस्टिक की, तो इसमें हम क्लेडोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम। अब इसी डाटा पे आपको क्लेडोग्राम बनाना है, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा आपको कि फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक में क्या है। सेम डाटा के लिए फेनेरोग्राम कुछ अलग आया है और सेम डाटा के लिए क्लेडोग्राम अलग आएगा। क्यों अलग आएगा भाई? क्लेडोग्राम में हम क्या देखते हैं, इसमें तो सिर्फ ओवरऑल सिमिलरिटी देखी जाती है, कहाँ से आई है वो ये नहीं देखा जाता है। लेकिन क्लेडोग्राम में क्या देखोगे भाई? ये इंसिस्टरल है, मतलब जिससे ओरिजिन हुई है वहां से करेक्टर आया है, सिमिलरिटी आई है, या फिर ये नया इवोल्व हुआ है। तो यहाँ जीरो को हम मान रहे हैं एंसिस्टरल कैरेक्टर। क्या मान रहे हैं? एंसिस्टरल एंसिस्टरल कैरेक्टर। एंसिस्टरल कैरेक्टर, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोलते हैं प्लेजियोमॉर्फी। प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। और एक का मतलब होगा यहाँ पे डिराइव कैरेक्टर। कैसा? डिराइव कैरेक्टर, या इसी को हम बोलते हैं एपोमॉर्फिक। एपोमॉर्फिक एपोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो क्लेडोग्राम बनेगा वो इससे डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? यहाँ पे हमको शेयर्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। कैसे? शेयर्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे मैच करिए, देखिए भाई कैसे बनेगा ये। यहाँ देखिए ये कैसा है? ए और बी। ए और बी में देखिए कितने डिराइव हैं या नहीं। ए और बी में जब आप देखोगे तो भाई डिराइव कैरेक्टर तो है नहीं। ये कैसा है? ये है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। ये डिराइव कैरेक्टर, यहाँ पे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। बी और सी में देखिए, बी और सी में सिर्फ एक ऐसा है जो डिराइव कैरेक्टर दिख रहा है। बी और सी में एक डिराइव कैरेक्टर है जो कि बी में भी है और सी में भी है, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहे हैं। ऊपर देखिए तो ऊपर ये जीरो जीरो वाले बहुत सारे मैच कर रहे हैं, जीरो जीरो वाले मैच कर रहे हैं, लेकिन एक भी शेयर्ड कैरेक्टर नहीं है, डिराइव कैरेक्टर नहीं है। तो इसलिए ये जो होगा इस तरीके से बनेगा। ये है आपका बी और ये है सी, और ए कुछ इस तरीके से आउट चला जाएगा। तो सेम डाटा के लिए दोनों अलग अलग बन गए इस तरीके से। ये इतनी बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस है फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक में। फेनेटिक्स में ओवरऑल सिमिलरिटी देखी जाती है, आई भले ही कहीं से हो, चीज़ें सिमिलर हैं तो एक ही में रखोगी। और क्लेडिस्टिक जो है इसमें एवोल्यूशनरी चीज़ें देखी जाती हैं, जेनेटिक डाटा भी देखा जाता है कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हैं या कैसे हैं, जहाँ से एवोल्यूशन हुआ कैरेक्टर वहीं से आया है या फिर इवोल्व हुआ है, इसमें नया कैरेक्टर आ गया है स्पीसीज में। ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी पीडीएफ में कई सारे मटेरियल इसमें रखे हुए हैं, क्लेडिस्टिक के ऊपर पूरा पीएचडी कर सकते हो आप, इतना सारा मटेरियल है। जितना मन करे घनघोर तरीके से बैठ के पढ़िए। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड था, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इतना लिख के आओगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है, चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।